गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुशामदीद। और इससे पहले आज कोई सवाल हो, छोटा सा गिला, कभी कभी गिला कर लेना चाहिए, कभी कभी शिकवा कर लेना चाहिए आपके आसपास, आपके साथ साथ जो लोग होते हैं। फरमाइए फरमाइए। मुझे पता है गिला यहाँ आने लगा, फरमाइए। कल आपने विश ही नहीं किया। आपको किस बात का विश करना था? क्यों, मतलब क्यों विश नहीं कर सकते? कल क्या था? सॉरी बट आपको मैं आज विश करूंगी एक्चुअली। नहीं, कल क्यों नहीं किया? कल क्या था वैसे? आप किस आप बताएं क्यों, आप कल क्या था, आप बताएं। कल तो इंटरनेशनल मेंस डे था। नहीं, मैं काका हूँ। तो आप तो बच्चे हैं ना, आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, तो आज आपको विश किया जाएगा ना। 17.5 साल का। कल मर्दों का आलमी दिन था जी, और आज बच्चों का आलमी दिन है। अब ये कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं 17.5 का हूँ, हाँ। तो मैंने मर्दों के आलमी दिन पे इनको विश नहीं किया, और मैंने बच्चों के आलमी दिन पे आज मैं इनको विश करना चाहती हूँ जी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। चले, सबीन भी मानी है कि जी मैं बच्चा हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि जी मेरी उम्र अभी कम है, हालांकि कम तो नहीं है, बट स्टिल मैं सबीन से कहता हूँ कि सबीन से मैं काफ़ी छोटा हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके पर्सपेक्टिव में ज़ाहिर है मेरी उम्र कम है। मुझसे बहुत छोटे हैं। ओके गुड। हाँ, तो ये तो सबको पता है। अच्छा, हाँ सबको पता है। और बाजी क्या हाल है? सबको पता है। लेकिन चले जी, आज हमने इनको विश किया कल। हाँ, ये बात, बाकी जो जितने भी मर्द देख रहे हैं जो बड़े हो चुके हैं हम, उनका गिला जाहिर बनता है कि वो मतलब कोई जिक्र ही नहीं, किसी ने विश ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं, कोई वॉक नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। या आपके आलमी दिन पे देखें ना, हम लोग दिल खोल के आप लोगों को विश करते हैं। औरत मार्च की बात तो अपनी जगह, अदरवाइज भी हम देखते हैं कि देखें विश कर रहे होते हैं। खवातीन के आलमी दिन की अगर हम बात करें ऑब्वियसली, तो वो एक अलग बात होती है, बट देखिए हर दिन एक्चुअली मर्दों का दिन होता है, तो अब हम क्या करें? मतलब आप ऑब्वियसली देखिए हर जगह मर्दों की बात हो रही होती है, मर्द हमेशा आगे होते हैं, तो हमने कहा कोई एक नया दिन अलग से सेलिब्रेट करना। ना, दैट्स रॉन्ग। हम खवातीन के हवाले से ज्यादा बात कर रहे होते हैं। हम ज्यादा एग्जांपल्स जो सेट हो रही होती हैं वो आपके सामने लेकर आ रहे होते हैं। खवातीन जो अपना नाम बना रही हैं वो बात कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच देखें तो हम हमेशा ये देख रहे होते हैं मर्द वैसे ही छाए होते हैं। शुएब, ये एक अच्छी बात भी है। देखिए वो खवातीन को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, वो वैसे भी हर डोमेन में एक्सेल कर रहे होते हैं, तो बस हर दिन मर्दों का दिन वैसे ही होता है। हम अब एक दिन भी डेडिकेट कर दें तो हम कहाँ जाएं? ताड़ी मेहरबानी तुसी कर दो, एक दिन तो कर दे। नहीं, इतना तो बनता था। देखिए विश करना बनता था। ये ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई सीरियसली अपोलोजाइज कि कल हम लोगों ने बिल्कुल विश नहीं किया, बट बिलेटेड हैप्पी मेंस डे तमाम मर्दों को। आप हमेशा इसी तरह ख़वातीन को सपोर्ट करते रहें, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते रहें, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। अच्छा जी, आज के हवाले से अगर हम बात करें शुएब, तो आज ही बच्चों का आलमी दिन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आज के दिन के हवाले से बात की जाए तो आज की थीम जो है, इस साल की जो थीम है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की, वो बहुत अच्छी है। लिसन टू द फ्यूचर। बिल्कुल। ये जो हमारे बच्चे हैं शुएब, ये बेसिकली हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। आज आप इनको इग्नोर करेंगे ना, तो आप अपने फ्यूचर को संवार नहीं सकते। एब्सोल्युटली। और आज का जो हमारा शो है उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा जो वक्त है वो बच्चों को दें, बच्चों को सुने, उनकी बात करें, उनकी अचीवमेंट्स आपसे शेयर करें। और जब बात है लिसन टू द फ्यूचर, तो उसमें हम ये ज़रूर जिक्र करेंगे, जब मुस्तकबिल की सोच की हम बात करें, मुस्तकबिल को संवारने का हम जिक्र करें, मुस्तकबिल में कैसे आगे बढ़ना है, आज के चैलेंजेस को समझते हुए सोल्यूशंस कैसे आपने लेकर आने हैं, सोल्यूशंस पर काम कैसे करना है, वो चाहे फिर क्लाइमेट का एक बड़ा इशू हो, यानी एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ, अदरवाइज भी किसी भी डोमेन में कोई भी इशू हो। हमारे बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं, हमारे बच्चे बड़े तेज़ भी हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा उस पर काम भी कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्चों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपको उन बच्चों से मिलवाएंगे। लेकिन सिर्फ बच्चों से नहीं, मैंने कहा ना ज़्यादा हिस्सा इस शो ज़्यादा बच्चों का होगा, लेकिन कुछ बड़ों से भी हम मिलवाएंगे, जो कि बच्चों के हवाले से बात करें, स्पेशली आजकल की जो पेरेंटिंग है उसको हम ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। ये हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। बच्चों का आलमी दिन, तो आज हमारे मेहमान, जैसे कि हमने बताया था कि बच्चे ज़्यादातर होंगे, लेकिन आज हम बच्चों के हवाले से ही थ्रू आउट बात कर रहे होंगे।
अच्छा, 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक का तो मैं आपको बताऊंगी, एक का शुएब बड़े अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। मैं समझा कह रही हमारे साथ 3 मेहमान हैं, एक शुएब और 2 और मेहमान अभी हैं। आप मेज़बान हैं, एक बच्चा मेज़बान हमारे साथ मौजूद है, बाकी 2 मेहमान बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है आयत राव। आयत से आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से कि बच्चों के हुकूक क्या हैं और आजकल बच्चों को इस दिन को समझना क्यों ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो बच्चों का आलमी दिन, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है और क्या क्या हमें नई चीज़ें लेकर आनी चाहिए, आज के दिन हमें क्या समझने की ज़रूरत है। तो आज ये सब हम आयत से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप आयत? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। फारिस की बात करें, एक बिल है, बहुत ज़बरदस्त बिल जो कि इन्होंने ड्राफ्ट किया है, क्लाइमेट रिफ्यूजीज राइट्स एंड प्रोटेक्शन बिल 2024, और अक्टूबर में ये बिल पेश किया गया है। और ये बिल पेश किया है रुकन कौमी असम्बली मोइन आमिर पीरज़ादा साहब, इन्होंने ये बिल पेश कर दिया है। इस बिल के बनाने में कितना वक्त लगा, किस चीज़ें इसको मोटिवेट किया और क्लाइमेट ने इतना सेंसिटिव क्यों किया है इनको, आज हम इस मौजू पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो मैं आयत से स्टार्ट करता हूँ, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। आयत, आज के दिन की मुनासबत से पहले आपसे मैं मेरा क्वेश्चन करूँगा कि व्हाट डू यू थिंक, ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन बच्चों के हकूक़ जानने के लिए मनाया जाता है। जो 3 बहुत अहम हकूक़ हैं बच्चों के। पहला है उन्हें तालीम मिलना। अगर तालीम नहीं मिलेगी तो हम बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे आगे जाकर। बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना है ताकि हमारा मुल्क आगे जाकर तरक्की करे। दूसरा है सेहत। अगर सेहत है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। इसका भी कनेक्शन तालीम से कहीं जाकर हो जाता है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अगर तबीयत नहीं ठीक होती तो मैं स्कूल नहीं जा पाती हूँ और मेरी पढ़ाई पर हर्ज हो जाता है। तो सेहत एक बहुत बड़ी एक गौर करने की चीज़ है जो नहीं कर रहे हैं आजकल। जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, वो हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों खाती हैं? मैं वो दिल चाहता है कभी कभार। ज़्यादा खाती हैं, कम खाती हैं? नहीं, कम खाती हूँ। कम देखिए, खाती है। जिस बच्चे से पूछेंगे ना जंक फूड इज बैड, खा रहे होते हैं लेकिन फिर भी जंक फूड कभी कभी तो बनता है ना। कभी कभी। आप भी तो खाती हैं, आप भी तो बच्चे हैं। थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। अच्छा, और जो तीसरा हकूक़ है वो है महफूज रहना। मैं अपना बताती हूँ, जहाँ से हमें ज़्यादा प्यार मिलता है, अटेंशन मिलती है, वहाँ पे हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ वो ज़्यादा अच्छे है, वो नहीं अच्छे। टीचर्स में भी हम इसीलिए फ़र्क कर लेते हैं। जो टीचर होमवर्क कह देती हैं कि चलो कुछ नहीं होता कल दे दीजिएगा, हम कहते हैं वो टीचर ज़्यादा अच्छी हैं। और जो टीचर हमें डांटती हैं कि नहीं तुमने क्यों नहीं किया, उन्हें हम कहते हैं कि नहीं आप अच्छी नहीं हैं। तो हमें ना तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए हर जगह से। हर बच्चे का हक़ है प्यार मिलना और उसे मिलना भी चाहिए। वो सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि हर बच्चा जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो स्कूल अफोर्ड कर सके, जिसके पास फैमिली नहीं है, ठीक है, उसे भी प्यार मिलना चाहिए। और एक तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपने भी कहा था कि हम लोग ही आने वाले कल का मुस्तकबिल हैं। तो हम लोगों को अगर वो अटेंशन नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए, हमें ज़रूरत चाहिए, हमें वो नीड्स नहीं मिलेंगी जो हमें चाहिए, हम लोग फिर नहीं आगे बढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली। तो फ्यूचर जो है वो हमारे बच्चों का, क्योंकि यही बच्चे कल को बड़े होंगे और हमारे मुस्तकबिल को संभालेंगे। फारिस की तरफ आते हैं। फारिस, ज़रा इस बिल के बारे में बताइएगा जो कि आपने बनाया और अब जाहिर है वो पार्लियामेंट में पेश भी हुआ है। राइट, सबसे पहले मैंने आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस अहम मौजू के बारे में मुझे बात करने के लिए दावत दी। और इस बिल के बारे में, अच्छा, गुज़िश्ता सालों में क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में बहुत बढ़ा है। अगर फ्लड्स हों या गर्मी की शिद्दत हो, लेकिन इसकी वजह से बहुत से लोग बेघर हो रहे हैं और उसके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इसीलिए कानून साजी भी ज़रूरी है। तो इस बिल के बारे में बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिससे क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ की रिहेबिलिटेशन हो और ताकि वो वर्कफोर्स में वापस सेंटर हो सकता है। उनके मेडिकल फैसिलिटीज़, उनके फूड और जो भी नीड्स है वो इंश्योर करने के लिए, ताकि वो महफूज रहें और उनकी इज़्ज़त भी प्रिजर्व हो जाता है। जो भी क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो और जो भी ज़िंदगी मुतासर इससे हो रहा है, जैसे आपने ख़ुद भी जिक्र कर दिया, जब हम फ्लड्स की बात करते हैं कि बहुत से लोग हम बेघर हो जाते हैं, वो जो बड़ी मुश्किल से घर बनता है, एक रेला आता है और बहा ले जाता है। और जो आप बात करें कि उनकी प्रोटेक्शन और उनके राइट्स, तो इस बिल के और पॉइंट्स क्या हैं, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है? अच्छा, बेसिकली इसका पहला पॉइंट है कि क्लाइमेट रेफ्यूजी सेंटर्स बनाने चाहिए, ताकि और वहाँ उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिल जाएंगे, फूड और मेडिकल फैसिलिटीज़, ताकि वो बेशक वर्कफोर्स में वापस एंटर हो सकते हैं और वो खुद से इंडिपेंडेंट भी हो जाए। राइट। और फिर इसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन हो जाएंगे ताकि वो वापस उनके घर जा सकते हैं और रीबिल्ड कर सकते हैं और उनको मीन्स भी पेश हो सकता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। एक तो उनकी रिहेबिलिटेशन,
एक ऐसी जगह जहाँ पर उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग को स्किल पे काम हो सके ताकि वो वर्क फोर्स में दोबारा से कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके अलावा क्या है इस बिल में? या ये दो मेजर पॉइंट्स हैं। ये तो मेजर पॉइंट्स ये दो मेजर पॉइंट्स है। कितना वक्त लगा इसको ड्राफ्ट करने में? अच्छा, इसका काम शुरू हुआ था जुलाई में। Okay. पहले तो मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश की उसके इस टॉपिक के अच्छा। बारे में। ओके। उसके फिर वो इस बिल का बेसिस बन गई। अच्छा, और ड्राफ्टिंग प्रोसेस तकरीबन जुलाई और अगस्त में शुरू हो गई। पर ये ख्याल कैसे आया कि ठीक है, देखें बच्चे सोच रहे होते हैं, उस पर काम करते हैं, आपने खुद कहा कि आपने रिसर्च पेपर भी लिखा, लेकिन ये ख्याल कि अच्छा मैं इसको बिल की सूरत में ड्राफ्ट करता हूँ और वो आगे जाके पेश भी हो जाएगा, दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा, तो असल में ये शुरू हो गया था अगस्त में, जब मैं HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के साथ मैंने एक इंटर्नशिप थी। वहाँ पे मैंने पहले अफ़गान रेफ्यूजीज़ के बारे में रिसर्च की और एक सोशल मीडिया टूल किट भी बनाई। वो एक बेसिकली सोशल मीडिया कैंपेन था उनके सेफ़ और डिग्निफाइड रिटर्न्स के एडवोकेसी करने के लिए। ओके। अच्छा, फिर मैंने सोचा था कि और रिसर्च की इसके बारे में, और फिर मैंने क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ के टॉपिक पर आई फाउंड इट, एंड देन I realized that इस क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ के बारे में कोई फ्रेमवर्क या कोई लॉ बेशक नहीं है पाकिस्तान में, और पूरा दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर मैंने सोचा था कि अगर मैं इस रिसर्च पेपर को बेशक बिल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूँ तो फिर कुछ चेंज या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये बड़ी बात है कि आप पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में आपने सोचा। इम्पैक्ट तो चले हम देखेंगे अभी इसका क्या आएगा, बट ये बच्चे इस बारे में सोच रहे हैं ना, ये असर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये चीज़ है जो होनी चाहिए। आपकी क्या एज है? 16 एंड आयत आपकी 11 इयर्स। तो ये 11 साल 16 साल 15 साल और सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, एग्जैक्टली नन्हे मुन्ने बच्चे जब हमारे पास आते नई नई चीज़ें लेकर, इतनी प्यारी सोच के साथ बड़ी खुशी हो रही होती है। आयत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया ओवरऑल कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या है। कौन से हुकूक है बच्चों के जो कि आपको लगता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी आती है? पेरेंट्स में भी आएंगे, सोसाइटी में भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स ऐसी कौन सी चीज़ों को माइंड में रखें कि उन्हें पता लगे कि हमारे बच्चों का ये राइट है जिसके बारे में उनको बताना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूं कर लेते हैं सबीन इसको कि बच्चे आजकल पेरेंट्स से शिकवा क्या करते हैं? हाँ, शिकवा असल में तो ये होता है कि उन्हें सही तालीम नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि बच्चे काम कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उनकी अब उम्र है, हाँ जी, उनकी अभी उम्र है तालीम लेने की, बढ़ने की, आगे अपने मुल्क की नाम रोशन करने की, ठीक है, मगर वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कभी घर में काम कर रहे हैं और बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तो एक तो ये बात है, और पेरेंट्स को एक ये भी रहना चाहिए, अपने जहन में रखनी चाहिए बात कि उन्हें एक अच्छा माहौल दें। ठीक है, आप अगर कहीं जाते हैं वहाँ पर हर जगह गंद पड़ा हुआ है, आपके पास कमरे ठीक नहीं हैं, ठीक है, आपको प्यार नहीं मिल रहा अपने पेरेंट्स से, ठीक है, तो फिर आप उस घर में, आप उस जगह पर कैसे रह सकते हैं? ठीक है, तो प्यार मिलना पेरेंट्स से बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स की अटेंशन बच्चे की तरफ, अगर चलें तालीम दे रहे हैं मगर उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि बच्चे की चलो अब ये ज़रूरत है, अब ये कमी आ गई है, हाँ ये चीज़ ज़्यादा हो गई है, बच्चे की तरबियत करना उनका फ़र्ज़ है और अच्छी तरबियत करना, ठीक है, तो उन पे आजकल वो नहीं फोकस कर रहे हैं पेरेंट्स। ठीक है, सिर्फ बच्चे को बच्चे जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, मतलब गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उन्हें सीधे ट्रैक पे लेकर आना पेरेंट्स का काम है। अभी आजकल के लिहाज से बच्चों की तरबियत उस लिहाज से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो पुरानी चीज़ें जो लेकर चल रहे हैं, आज की जनरेशन बदल गई, दौर बदल गया, तो ये इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में। हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा और हम लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे इसके बाद। हाँ जी। अच्छा, बच्चा कितना फोकस्ड है, ज़ाहिर है उसके काम से वो नज़र आ रहा होता है, उसके पीछे पूरी एक मेहनत भी होती है, वो उस्ताद की मेहनत भी है, वो वालिदैन की मेहनत भी है, वो आपके पूरे ख़ानदान की, आपके इवन नेबरहुड की, आपके सिस्टम की मेहनत भी होती है। और इतने फोकस्ड बच्चे इस शो में आना हम दिखाना भी चाहते हैं कि अच्छा बच्चे कितने फोकस्ड हैं। और मैं इसलिए फ़ारिज़ से पूछूंगा भी कि फ़ारिज़ ज़रा एट दिस यंग एज आपने जो सोचा, अपने काम भी किया, कैसे इतने फोकस्ड हैं? व्हाट डू यू थिंक, इसमें ज़्यादा रोल किसका रहा? आपके पेरेंट्स का रहा, आपके स्कूल का रहा, किसी मेंटोर का रहा, किसका रहा? अच्छा, मुझे लग रहा है कि personally myself I'm not very focused, I get distracted very easily और मेरा इतना डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन I'm grateful that मेरे पेरेंट्स और मेरे स्कूल मुझे सपोर्ट किए इस मामले में। और मैंने बेशक
वो MNA मोइन आमिर पीरज़ादा को भी शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि उसने मुझे इस बिल के हवाले से गाइड की और बहुत हेल्प की। अच्छा, तो आई एम ग्रेटफुल दैट ऑल माई पेरेंट्स एंड फॉर देयर सपोर्ट, मेरे स्कूल का सपोर्ट, क्योंकि दे आर हेल्पिंग मी स्टे फोकस्ड। राइट और ये आसान था? नॉर्मली एक परसेप्शन होती है ना कि अच्छा जो ऐवान में बैठे हुए हैं उन तक एक्सेसिबिलिटी एक इशू है, बट इस तरह देखें आपने एक बिल ड्राफ्ट किया और उसमें आपने खुद कहा कि आमिर साहब ने उसमें गाइड भी किया आपको और भी बहुत से गाइडेंस के साथ साथ, और फिर वहाँ तक पहुँच जाना और उस बिल का पेश हो जाना, दैट मीन्स सिस्टम सपोर्ट करता है इफ़ यू आर विलिंग टू डू समथिंग। बिल्कुल। ये आई थिंक आसान तो नहीं था, लाइक बहुत 2-3 महीने का बस पूरा काम था, लेकिन असल एंड में तो रिजल्ट्स तो है एट द एंड ऑफ द डे इट्स द रिजल्ट दैट मैटर्स। रिजल्ट भी अपनी जगह पे, बट इस चीज को थोड़ा सा ये ऑब्वियसली बनाने में उनको Yes, टाइम लगा, time ओवरऑल लगता है, गाइडेंस मुश्किल लेने काम में, था ना। लेकिन देखिए जब एक चीज बन गई तो उसको सपोर्ट किया गया। सो ये जो हम कहते हैं कि हम एक ऐसी चीज बनाएं जो कि इस काबिल है, जो नेशनल लेवल पे यू नो बिल्कुल। एक इंटरेस्ट में है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे परसू भी किया जाता है। अच्छा आयत, अब जाहिर हमने ये तो बात कर ली कि बच्चों का शिकवा क्या होता है, जी। पेरेंट्स का बच्चों से क्या शिकवा होता है आज, क्योंकि हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि कितने हुकूक बच्चों को मिलने फ़राइज़ चाहिए, भी। कुछ बच्चों के फ़राइज़ भी तो है ना जो उन्हें अदा करने हैं, जो उनको पूरे करने हैं। जी। बच्चों पे क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि पेरेंट्स जो उनको बता रहे हैं, उनके बड़े जो उन्हें बता रहे हैं, उनको किस तरह से उन चीज़ों को लेके चलना है। देखिए, जब मैंने बताया है कि पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चे की तरबियत पे, तो उसी टाइम पे बच्चों को भी माननी चाहिए बात कि अब जैसे अगर आपके पेरेंट्स आपको तालीम दे रहे हैं, हर चीज़ आपको मिल रही है, टाइम पर मिल रही है, आप जो कहते हैं वो आपको दे देते हैं, मगर फिर आप उस चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं जो आपके पेरेंट्स आपसे चाहते हैं। कि अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपके गुड मार्क्स आएँ, आप अच्छा करें स्कूल में, और आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे तो चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है ये काम करने की, तो बस आप छोड़ रहे हैं काम को, छोड़ रहे हैं कि हाँ ठीक है वो बाद में कर लूँगी, पहले टीवी देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो बच्चों का भी फिर हक बनता है, उनके भी फ़राइज़ हैं कि वो भी अपने पेरेंट्स की बात माने, तालीम पर फोकस करें अपनी सबसे पहले, और तो फिर अपनी सेहत पे ख़ुद भी एक तो किरदार अपना निभाएं कि अगर पेरेंट्स आपको हेल्दी फूड दे रहे हैं तो आप ख़ुद भी हेल्दी फूड लेने की कोशिश करें, ना कि स्कूल में जाके जंक फूड खोल लिया और घर में आके चुपके से चिप्स खा रहे हैं, चुपके से चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए बच्चों को भी। और अपने आप को ख़ुद भी अपने आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बच्चे ना कोई भी काम सही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि नहीं मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, नहीं मैं तो इस चीज़ में बहुत वीक हूँ। और जिस चीज़ में आप वीक हैं उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, Yes. ठीक है, और आप अपनी स्ट्रेंथ को फिर सपोर्ट रखें, ठीक है। ये मेरे फादर मुझे कहते हैं कि अच्छी चीज़ को करना ना बहुत ईजी काम होता है, मगर उसे मेनटेन रखना बहुत मुश्किल होता कितनी है। खूबसूरत बात की है। अच्छा मैं छोटी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें, और माशाल्लाह उर्दू दोनों की इतनी वो किरदार निभाना, हाँ, हाँ। मिसाल, और माशाल्लाह दोनों इतनी माशाल्लाह। ज़बरदस्त उर्दू भी आप लोग बोल रहे हैं, और Thank you. क्योंकि आजकल के बच्चों का एक थोड़ा सा ये भी होता है ना, जी। लेकिन माशाल्लाह आप दोनों इतने अच्छे तरीके से कैरी कर रहे हैं हमारे चैनल के पर्सपेक्टिव से, हमारी ऑडियंस को किस तरह से आप लोग एड्रेस जी। भी कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा शुएब ऐसा करते हैं, जरा तीन चीज़ें इन दोनों से पूछते हैं जो Okay. ये चेंज करना चाहते हाँ, हैं, that's ठीक a है? nice thing. आज के दिन आप लोग किस चीज़ का अहद करते हैं कि हम ये 3 चीज़ें चेंज करेंगे, और इस वक्त जितने बच्चे बैठे हुए हैं घर बैठे इस वक्त जो ये शो देख रहे हैं, इनके साथ साथ आप भी वो 3 चीज़ें दोहराएं जो आप करना चाहते और हैं। हम व्हाट्सएप भी करें। एग्जैक्टली हम फारिस से और आयत से हम जरूर पूछ रहे हैं, साथ साथ आप बैठे हुए हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी करें। Yes. हमारे साथ सेगमेंट में आप कनेक्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरे पास फारिस से शुरू करते हैं। फारिस ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो कि आज के दिन आप गोल सेट करने लगे कि आपने करनी है? पहले तो मेरा सबसे बड़ा गोल है कॉलेज में दाखिल होना। ओके तो ये सारा काम मैं बेसिकली लाइक इस जर्नी के बारे में, इस जर्नी के लिए आई बीन ट्राइंग टू लाइक यू नो do as much as I can to try and you know get into a good university and so that I can further continue with my education, और ताकि मेरे कम्युनिटी को बाद में भी हेल्प कर सकता बिल्कुल हूँ। सही है। ये तो एक चीज हो गई, वो तो आप वैसे यू आर शाइनिंग स्टार, Yes. तो यूनिवर्सिटी का एडमिशन इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह। ये तो काम हो गया। नेक्स्ट currently मे बी इन सोसाइटी, मे बी कोई आसपास आप चीज देखते हो, मे बी धुआं छोड़ती गाड़ियां, मे बी कोई और चीज कुछ जो कि community जो कि service। आपको बहुत ज्यादा चीज डिस्टर्ब करती हो कि ये चीज ऐसी है कि ये तो फौरन एड्रेस होनी चाहिए। आज मोस्ट प्रेसिंग इशू है एजुकेशन के बारे में। ओके मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग के बारे में एजुकेशन तालीम को ना सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा बल्कि उसको प्रैक्टिकली इग्नोर कर रहे हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं और क्लासमेट्स हैं जो उनके एजुकेशन पर इतना
फोकस नहीं है और वो अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट हो रहा वो है। क्या कर रहे होते हैं, उनकी रूटीन क्या होती है जिस जो आपको डिस्टर्ब करती है कि वो नहीं पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं वो? अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपने पूरा तरह से इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन अक्सर बहुत लोग वेस्ट करते हैं, क्लासेस बंक करते हैं और स्कूल नहीं आते हैं और एग्ज़ाम्स फेल होते हैं, तो इसीलिए सुन ले बच्चों, हरकतें ठीक नहीं होती कि आप क्लासेस बंक कर रहे हो। जी, स्कूल में तो खैर कभी last नहीं चीज़- किया था। आखिरी चीज़ कौन सी जो आप बदलना चाहेंगे? और तीसरी चीज़ और मुश्किल है। आप सोच चलें, लें ये जब तक हम सोच दो लेते हैं, मैं हम सोच आयत से सकता हूँ। पूछते हैं। आप सोचें, हम जब तक आयत से पूछते हैं, चलिए, व्हाट आर 3 थिंग्स आई जो वॉन्ट आप टू चाहते चेंज। पहली तो जिस तरह आपने भी कहा था कि एजुकेशन को मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा काम करना चाहूँगी, कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा गौर करे, ताकि हमारे जो हम लोग बच्चे जो भी सारे पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें ख़ुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, किसी के लिए भी आप कह लें, मुल्क के लिए। ठीक है, ठीक next. है। और फिर उसके बाद मैं जो अब बहुत सारी इलाके हैं जिन पे गौर नहीं हो रहा है, जिन्हें लोग छोड़ रहे हैं और वो गंदे से गंदे होए जा रहे हैं, ठीक है, और उनमें कचरा पड़ा होता है और बच्चों को साफ़ पानी, साफ़ खाना नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग उन बच्चों पे थोड़ा सा फोकस करें और उन बच्चों को स्कूल्स में डालें एक तो, और उन्हें खाना फराहम करें, उन्हें पानी दें, और जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उन्हें उन पे उनके लिए ज़्यादा मतलब फोकस करें हाँ उन जी पर, ज़्यादा ठीक फोकस है। करें उन And पे। the last one? एंड द लास्ट वन इज़ कि हम लोग अपनी कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग बच्चों को डिग्रेड करना शुरू हो गए हैं कि ये बहुत important point raise हाँ कर जी, रही हैं आप। सबसे इम्पोर्टेंट अब सबसे इम्पोर्टेंट अब आया है। कंपेयरिंग करना Yes. शुरू कर देते कि नहीं तुम्हारा दोस्त वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, तुम नहीं अच्छे कर रहे हो, उससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता तो ये जाता है। कंपैरिजन हाँ बेसिकली नहीं होना चाहिए। नहीं आप होना चाहिए। बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं वहाँ पर। अगर वो कोई बात कर रहा है, ये बात करते हुए मत झुटलाएं उसकी बात को कि तो बच्चा है, इसकी कौन सुनेगा। ये जो आज की थी, इस साल की जो थीम है ना आज के दिन के हवाले से, लिसन टू द फ्यूचर, तो आज उन बच्चों को अगर आप नहीं सुनेंगे तो कल को ये बच्चे आपकी भी नहीं सुनेंगे और मुस्तकबिल जो है वो सबका खराब होगा एक तरह से। बहुत शुक्रिया फारिस, बहुत शुक्रिया आयत। हमने तीसरा पॉइंट नहीं पूछा आपसे क्योंकि हमने कहा और अच्छा। आप बताना चाह रहे हैं? बताना चाह रहे हैं? It's okay. That's okay. That's fine. Thank you Faris and thank you Ayat for joining us you. today. इसी तरह से हमारे बच्चे नाम रोशन करें पाकिस्तान का, very confident माशाल्लाह। और मैं इसे रिपीट करता हूँ कि आपको जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली कंड्यूसिव होना चाहिए ताकि बच्चे इसी तरह से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को कैरी भी करें, बात भी करें, काम भी करें पाकिस्तान के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। तो जो हमने आज प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि सिर्फ बच्चों की बात नहीं होगी, हम बड़ों से भी पूछेंगे कि वो बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। एज अ पेरेंट आप क्या कर रहे हैं, एज अ टीचर आप क्या कर रहे हैं, एज ए एजुकेशनिस्ट आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि ज़रा हर किसी का रोल होता है कि जिस भी डोमेन में वो काम कर रहा है, जिस भी रिलेशन में वो काम कर रहा है, वो कैसे बच्चों पर फोकस कर सके। और आज के बच्चों के चैलेंजेस समझते हुए इसमें एक चीज़ बड़ी अहम होती है कि आजकल जब हम कहते हैं ना बच्चों को समझना, सभी बच्चों की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। बच्चे जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना आपस में, अगर आप वो नहीं समझ रहे तो आप बच्चों से कनेक्ट नहीं कर अच्छा, बहुत पाएंगे। जल्दी जनरेशन गैप आ Yes. गया है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट है। आजकल पेरेंट्स यही कहते हैं कि जी हमें तो इस तरह से कहा गया था और आज के बच्चों, हम अपने बच्चों की तरबियत भी उसी तरह करेंगे जिस तरह हमारी तरबियत हमारे पेरेंट्स ने की थी। दौर और था, उस दौर के तकाजे और थे, ट्रेंड्स और थे। उसके हिसाब से आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी अपनी कोशिश की होगी कि आपकी तरबियत करें। अब जो है ये जो एकदम से हमने एक जनरेशन गैप देखा है, मैं तो अक्सर कहती हूँ कि अब जो टीनेजर्स हैं वो जो हैं वो 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रिलेट Yes, नहीं कर पा रहे होते। yes. और ये जो हम चीज़ देख रहे हैं ना, ये एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ी है। किस तरह से हमें बच्चों को एड्रेस करना चाहिए, उनकी तरबियत को किस तरह से अब हमें लेकर चलना चाहिए। सो आज पेरेंट्स के लिए या हमारे जो टीचर्स इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें स्पेशली सभी हम बात करेंगे कि अच्छा 1 से 5 साल तक के बच्चे, फॉर एग्जांपल आपके घर में, आपके आसपास हैं, उनके हवाले से आपको क्या करना चाहिए। देन 6 साल से 10 साल तक आपके ख्याल में जो बच्चा कोई बात अगर करे तो कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे उससे बात करनी है। एंड देन स्पेशली आई थिंक द मोस्ट टफेस्ट वन, जब हम 11 to 13 की बात करें, बच्चा टीनेजर
कि उसमें जब हम चला कहते हैं गया। बच्चा सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होता है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, उस वक्त संभालना चेंज सबसे हो रहा है ज्यादा उसका मुश्किल है। माइंड एंड Yes. एवरीथिंग। तो आज जरा हम एज वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप जरा हमें व्हाट्सएप करें, आपके क्वेश्चंस आज के लिए क्या हैं। एजुकेशनिस्ट आयशा साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Assalamu alaikum. Thank you so much for having me and apologies for my bad throat today. It's okay, आज के मौसम ऐसा है कि किसी के साथ हो सकता है। और हम यही कहने लगे थे आपका शुक्रिया कि गले के साथ भी आप तशरीफ लाई हैं। No worries, dear. ग्रेट। सो 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे, व्हाट डू यू थिंक इन बच्चों को आजकल किस तरह की अटेंशन चाहिए होती है, इन बच्चों के साथ डील कैसे करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? देखिए आपने बहुत सुना होगा कि बच्चे जो हैं उनकी पर्सनालिटी शुरू के चंद सालों में डेवलप हो जाती है। ह्यूमन ब्रेन भी 80 to 90% उसी टाइम पे डेवलप हो रहा होता है और बच्चे उस वक्त एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं और हर चीज़ एम्बाइब कर रहे होते हैं। पेरेंट्स जो कर रहे हैं, जो उनकी हैबिट्स हैं, जो उनके मैनरिज्म हैं, जो उनका दूसरों के साथ मेल मिलाप ताल्लुकात हैं, बच्चे उसमें एक Unconsciously उसको adopt कर लेते हैं। अडॉप्टिंग एवरीथिंग। अब वहाँ पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाती है कि आपने देखा होगा कि गैजेट्स पे हम कितना रिलाई कर रहे हैं। बच्चा परेशान है, रो रहा है तो हम उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, वो स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। आप अगर अपने बचपन को रिकॉल करें या कुछ साल पहले देखें तो ये चीज़ें नहीं थी। अब पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ वो वाला कनेक्शन बना ही नहीं रहा जिसकी इम्पॉर्टेंस है और जो ज़रूरी है, क्योंकि ये वो फंडामेंटल ईयर्स हैं कि इसके बाद बच्चे ने प्रैक्टिकली लाइफ में दूसरी दुनिया को एक्सपोज करना है अपने आप को। और स्टार्ट ऑफ द ईयर्स जो है वो हैं जहाँ पे पेरेंट और घर के चंद अफराद, ये वो लोग हैं जो बच्चे के साथ एक्सपोज हैं, बच्चा उनके साथ मानूस होता है। यहाँ पर काम आ जाता है कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल कनेक्शन बच्चे के साथ बनाया है। जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त उसका अंदाज़ा लगाना, उसकी खुशी और गम का बड़ा आसान है। उसके रोने हंसने से आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट बन गया है तो जब बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में 6 साल तक स्कूल जाना शुरू होगा, ये वो टाइम है जहाँ पे बच्चा फिर एक शेल में चला जाएगा अगर आपने उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि बच्चे को थ्रू मैनरिज़म टॉक, अपने बात के ज़रिए रिलेट कराएं चीज़ों का कि हमारी सोसाइटी में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ऑब्वियसली इतनी यंग एज में बच्चा समझ तो नहीं पा रहा। ये बहुत यंग एज होती है। बिल्कुल वो समझ तो नहीं पा रहा, लेकिन हर चीज़ को एब्जॉर्ब तो कर रहा है। अब पेरेंट्स ने बिल्कुल छोड़ दिया है कि एक बड़ा होता था कि बैठ के कहानियाँ पढ़ना, बातें करना, वहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाती है। बच्चा जो लैंग्वेज सीख रहा है वो आपसे सीख रहा है, जो मैनरिज्म सीख रहा है वो आपसे सीख रहा है। आपका आपस का क्या पेरेंट्स का कनेक्शन है, उनकी आपस की कितनी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्ट का एलिमेंट है, वो भी बहुत मैटर करता और है। इसमें ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा ना बच्चा आपसे सीख रहा है, और अगर आप नहीं सिखा रहे, रेस्ट एश्योर कोई और से सिखाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसने वो सीखना है। तो हम ये कहते हैं ना कि अच्छा, घर में अक्सर हम ये बात कर रहे होते हैं, अच्छा ये बच्चे ने कहाँ से सीखा, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। हम भी स्कूल्स में ये बहुत फेस करते हैं कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो देखिए अब वहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज़ के बच्चे आ रहे होते हैं, हर घर का एक अपना माहौल होता है, लेकिन सोसाइटी का राइट और सोसाइटी का रॉन्ग हर एक के लिए सेम है। तो वो जो चीज़ आपने घर में सिखाई है, जिस तरह से आपने बड़ा किया है, वो बाद में रिफ्लेक्ट करती है व्हेन द चाइल्ड एंटर्स इनटू द स्कूल आफ्टर ग्रेड्स, जो कैन से दैट प्ले ग्रुप में जब वो एंटर अच्छा आयशा, जब करता है हम तो 1 से 5 साल तक के बच्चों की बात भी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे अक्सर हम बच्चों को ये कहकर इग्नोर कर रहे होते हैं, ये सोच कर इग्नोर करते हैं, इतने बच्चे को क्या समझ है। आप उसके सामने हर तरह की बात कर रहे होते हैं और अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है कि 3 साल का बच्चा वो चीज़ को किस तरह बात को एब्जॉर्ब करता है, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, हर चीज़। आप देखें, आप किसी बच्चे को ज़रा सा ऐसे भी करके देखेंगे तो वो फ़ौरन आपकी इस नज़र को भी पहचान जाता है, आपकी हल्की सी ऊंची आवाज़ से वो सहम जाता है, आपके अच्छे जेस्चर को वो समझता है। इसका मतलब है बच्चा हर चीज़ समझ रहा है, उसको सब चीज़ें समझ आ रही हैं। और रिसर्च तो ये भी कहती है कि जो पेरेंट्स बहुत कनेक्टेड रहते हैं बच्चों के साथ, उनके जो ब्रेन का वो पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस जिसको बोलते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू योर मेमोरी, योर इमोशंस, योर लर्निंग, वो सारा जो डेवलपमेंट है वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा होता है अगर आप पेरेंट उसके साथ वो वाला बॉन्ड बना लें। और ये ट्रेजेक्ट्री फिर आप बाकी के सालों में देखते हैं थ्रू हिज स्कूल लाइफ के वो किस तरह से इसको फिर डेवलप मज़ीद कर रहा होता है। ठीक, अब अगले वाले उस पे जाते हैं। 6 साल से 10 साल तक का बच्चा, अब कितना बदल गया है ये बच्चा, इसकी नीड्स कितनी चेंज हुई? नीड्स तो देखें चेंज हो गई हैं, क्योंकि अब वो स्कूल आ गया है, एक्सपोज्ड है, अब घर के अडल्ट्स के अलावा उसको बाहर के भी अडल्ट्स का सामना है, बच्चे हैं जो उसके क्लास फेलोज़ हैं। यहाँ पर अब बहुत ज़रूरी है
कि बच्चों को ना इतना अपने राइट एंड रॉन्ग स्टार्ट के सालों में समझा दिया थ्रू योर जेस्चर्स एंड इमोशंस दैट नाउ यू नीड टू just let them know that you are there for them, but let them settle down their matter on their own. ओके क्योंकि देखिए आपने देखा हो कि छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं शुरू के चंद साल तो लगते हैं, लेकिन हर थोड़ी बात के ऊपर के पेरेंट आके मसला हल कर रहा है, पेरेंट आके बात कर रहा है, लेट देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. घर आके शिकायत कौन लगाएगा? हाँ देखिए, और ये ज़रूरी है कि वो घर आके बात भी करें. ये मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि देखिए एक बच्चा अगर घर आके बात नहीं कर रहा, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बोला कि छोटे बच्चे की खुशी गमी का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब वो स्कूल चला गया है, आपको एक्सप्रेस कर रहा है खुशी से, तो आपको मालूम है कि वो ठीक है, सेटल्ड है. अच्छा, क्या बच्चा लेकिन- कम एक्सप्रेसिव हो जाता है यहाँ पे? एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही हूँ कि अगर बच्चा बिल्कुल शेल में चला गया, खामोश हो गया, यहाँ पे ज़रूरत आती है इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग की, कि आप देखें, मालूम करें कि क्या वजह है, वो क्यों शाय है हो रहा है, वो पहले तो ऐसा नहीं था, उसने ऐसा क्या एक्सपोजर ले लिया है, या वो किन चीज़ों से गुजर रहा है, उसकी ज़िंदगी में कौन से इमोशनल, क्योंकि अब एक सेपरेशन एंजाइटी का भी एलिमेंट यहाँ एंटर हो जाता है, क्योंकि अब वो स्कूल गया है तो पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट भी हुआ है, अब उसने घर के 4 लोगों के अलावा बाकी दुनिया भी देख ली और है, उसने दोस्त भी बनाए दोस्त भी बनाए हैं. अब दोस्त कौन से बनाए हैं ये भी पेरेंट्स को देखना ज़रूरी है. छोटी ये उम्र में बड़ा तो मुश्किल है, लेकिन छोटी उम्र में इतनी चीज़ मैटर नहीं करती. ग्रेजुअली जब हम टीन्स में जाते हैं, वहाँ matter जाकर करती बहुत है. मैटर करती है. लेकिन इसी में मैं रहते हुए आपसे सवाल करूंगा कि बिल्कुल इसको अगर आप एक तो होता है ना जेनेरिक सी बात होती है, नहीं स्कूल भी अपना अच्छा काम करें, टीचर भी अच्छा काम करें, पेरेंट्स भी ठीक है, नो, एक परसेप्शन डेवलप हो गया कि स्कूल अपना काम सही तरीके से नहीं करे. ये परसेप्शन है, आप इसको प्लीज़ एड्रेस कीजिएगा, चूँकि ज़रा आप एजुकेशनिस्ट भी हैं. एज ए पेरेंट मैं ये बात कर रहा हूँ कि चूँकि जब बच्चा घर आके बात करता है कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ, फलाने बच्चे ने मुझे ये कहा, ऐसे बात हुई, मैंने टीचर से ये कहा, बच्चा के बहुत ज़्यादा शिकायत लगा रहा था. लेकिन जिस तरह आपने बात की ना कि लेट देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एट देयर ओन, तो पेरेंट एज अ पेरेंट मैं भी ये कहता हूँ कि नो, इट्स फाइन, डील विद इट, आप उससे बात करो, अच्छा ऐसे करो वैसे करो. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बेटे की बात करूँ तो मैंने उससे कहा कि अच्छा फाइन, अगर कोई बच्चा आपको तंग कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, कोई ऐसे लफ्ज़ बोल रहा है, तो आप इग्नोर कर दो उसको. तो नेक्स्ट डे उसने कहा कि बाबा आज फिर मसला का. मैंने कहा अब क्या हुआ? बाबा चूंकि मैंने इतना इग्नोर किया कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो गया. मैंने कहा तो आपने इतना ज्यादा इग्नोर नहीं करना था ना. दोस्त को इग्नोर नहीं करना था, बात को इग्नोर करना. तो वो बच्चे इस चीज को मेरे बाबा ने कहा जी इग्नोर करना, तो पूरा दिन एक सारा इग्नोर मोड ऑन कर दिया. सो अब ऐसे में जो आज टीचर स्पेशली कितना इंपॉर्टेंट का रोल है, जो कहते हैं हर बच्चा डिफरेंट है, उसकी इमोशनल एबिलिटीज डिफरेंट हैं, और टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है. आई एग्री, बड़ा मुश्किल है कि हर बच्चे के लेवल पर जाकर करना, बट वो करना पड़ेगा. स्पेशली जैसे आपने माहौल की भी बात की. लेकिन ज़ाहिर है बच्चा ज़्यादा वक्त स्कूल में है, क्लास में है, वो घर आके तो या तो सो रहा है, होमवर्क कर रहा है, और फिर स्कूल जा रहा है. तो टीचर पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है. जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है. हाँ. और जितने बच्चे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है उस वक्त जब टीचर क्लास में मौजूद है. देखिए अपनी प्रॉब्लम बच्चे ने खुद सॉल्व करने से मतलब ये नहीं कि वो घर आके बताना छोड़ दे, ठीक है, या ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही उसके बैक से हट जाएं. उनको पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ फादर, देयर इज़ अ मदर, देयर इज़ अ टीचर टू होम आई कैन कन्फाइड इन टू एंड आई कैन टॉक टू. जहाँ तक बात आती है कि टीचर्स क्या रोल कर रहे हैं, हम बहुत हद तक तो ये कोशिश पहले करते हैं, और हम अपने स्कूल में टीचर्स को भी यही कहते हैं कि देखें जो बच्चा है उसको सुने. कोई बच्चा ये ना समझे कि मैं अनहर्ड हूँ. आप बच्चे के मसले को सुन लें, आपके सुनने से ही शायद उस बच्चे के अंदर एक वो चीज़ आ जाए कि देयर इज़ अ पर्सन हु टू होम आई कैन टॉक टू. एंड बच्चों को आपने अपने मैनर से बताना है कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है. क्योंकि कॉलो फेल का तजाद जो है ना, हम देखें बच्चों को कहते हैं ये ना करो, और कल को हम खुद वही उनके सामने कर रहे होते हैं. टीचर कहते कि ये ना करो, या ऊंची आवाज़ में बात ना करो, या जो भी स्कूल में आप छोटे मोटे एरियाज़ देखते हैं, और टीचर्स अगर वही कर रहे होंगे कि इस वक्त अब टीचर एक रोल मॉडल बन गए, पहले पेरेंट्स उसके लिए रोल मॉडल थे, तो वो जो चीज़ है वहाँ पे काम शुरू हो जाता है कि आपने जो कहना है वो बच्चों को करके दिखाना है. वहाँ से बच्चा फिर पिक करता है. और छोटी मोटी जो शिकायतें हैं वो तो फिर आपको पता है बच्चे तो रूटीन में करते ही रहते हैं. रहते हैं. लिहाज से बच्चों को डील करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों के लेवल पे आके उन्हें डील करना पड़ता है. अच्छा आयशा, हम क्लास में अक्सर देख रहे होते हैं, अच्छा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में अक्सर ये हो रहा होता है. मैं चाहूँगी आप ना सारे टीचर्स की बिहाफ पे आज बात करें. यहाँ पे पेरेंट्स के ना बड़े कंसर्न हैं इन मामलात में. जी. अक्सर कह रहे होते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो अक्सर आपका बच्चा आपके बच्चे बहुत शरारती है, ये बहुत ज़्यादा शरारती है, इसके पढ़ाई में नंबर नहीं आते. अच्छा हम अक्सर यही बात कर रहे होते हैं, ये सवाल तो
पेरेंट्स को टीचर से करना चाहिए कि हमारे बच्चों के नंबर क्यों कम आए। यहाँ उल्टा हिसाब होता है, टीचर्स पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं कि हमारे बच्चों, आपके बच्चे के नंबर कम आए। ठीक है, अब इससे देखें बच्चे के सामने जब ये सारी डिस्कशंस हो रही हैं तो बच्चे के कॉन्फिडेंस पे इस पे क्या असर हो, उसकी पूरी पर्सनैलिटी किस तरह चेंज हो रही है। वो कहते हैं अच्छा ये तो बहुत बाल बना के आती है, अच्छा ये तो बहुत ये ठीक है, बहुत कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, आई टोटली एग्री, जो कि इन चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं भी रुझान है कि ये बहुत फैशन करती है या ये बहुत शरारती है, या इस तरह बच्चों के सामने उनकी कमियां बताना उनके पेरेंट्स को, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो चीज़ें हैं जो स्टिग्मेटाइज करना है बच्चों को, और अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह आयत भी बता रही थी कि बच्चों को कंपैरिजन करना, बच्चों को इस तरह से बोलना, ये वाकई बहुत ही एक गलत इंप्रेशन बच्चे के माइंड में डाल देता है। उसके जहन में डर बैठ जाता है, उसके जहन में एक चीज़ बैठ जाती है, हाँ मैं तो नहीं कर सकता, या मैं हूँ ही ऐसा, या अगर बोल रही हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मैं करता रहूँगा। तो ये वाकई ही गलत है। और जहाँ तक पेरेंट्स की और टीचर्स की मीटिंग की बात है, तो उसमें हम तो ये समझते हैं कि बच्चे का वहाँ होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अडल्ट्स ही डिस्कस कर सकते हैं। लिखा भी होता है समटाइम्स Exactly, नोटिस में कि पेरेंट्स बच्चों को साथ ना लाएं, ठीक है। और ये चीज़ कि तुम तो फैशन कर रही हो, या तुम लेट आती हो, या तुम काम नहीं करती, या तुम तो हो ही ऐसी, ये चीज़ें जो पहले जहाँ जिन स्कूल्स में होती थी, हमने उसका भी हशर देखा कि क्या हुआ, तालीम हमारी किस डगर पे चल पड़ी है, हमारी एजुकेशन किस हद तक मुतासिर हुई है इन चीज़ों से। तो एक टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले में, और मैं इस प्लेटफॉर्म से सब टीचर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए अपने घर के मसले हम लोग अपने घर में ही छोड़कर स्कूल आते हैं तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे ना निकाले, और पेरेंट्स पे ना निकाले, और पेरेंट्स भी टीचर्स पे ना निकाले। एग्रीड ना निकाले, सही बात। अच्छा, वक्त बहुत मुख्तसर है। 11 से 13 साल के बच्चे, क्या उनके लिए भी सेम ही टिप्स होंगी? देखें, ये वो टाइम है कि अब उनको अपनी बॉडी की भी समझ आ चुकी है, बॉडी अवेयरनेस आ चुकी है, यहाँ अब प्यूबर्टी पे अप्रोच आ चुका है, बॉडी इमेज और ईटिंग प्रॉब्लम्स अब शुरू हो जाते हैं। यहाँ बच्चों पे पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड देन अगेन यू सी एकेडमिकली हम इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बच्चे के साथ। अब यहाँ पर ना उनको डिसीजंस लेने दें, उनके डिसीजंस, क्योंकि अब आपने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, उनको एक माशरे में उस मुकाम तक लेकर आए हैं कि अब वो आज के टीन से आप ये नहीं कह सकते, या प्री टीन से आप ये नहीं कहते तुमने रात को जल्दी सोना है, और वो आपकी बात सुन के जल्दी सोएगा नहीं, या तुमने गैजेट नहीं यूज़ करना, आप खुद ना यूज़ करें, या तुमने अपने उस फ्रेंड से नहीं मिलना। अब आपने उसको दलील से एक बात समझानी है। और बच्चे, हम एज टीचर्स, हम स्कूल में भी देखते हैं, आप उनको बता दें ये चीज़ अभी नहीं हो रही है, देयर वाज अ ट्रिप दैट वी हैड प्लान एंड देन वी हैड टू कैंसिल इट, and then they were like, after my life, why it is cancelled, and I have to explain everything, and it's very good to be open to your students. So that's what I ask the parents as well, कि आप अपने बच्चों के साथ जो भी बात कर रहे हैं एक दलील के लेवल पे आके करें, उनको समझाएं, ताकि वो उस चीज़ का राइट एंड रॉन्ग दोनों देख सिर्फ ये ना कहीं बस ये नहीं करना, एग्जैक्टली डिस्कस करें, कनेक्ट करें बच्चों के साथ, उसके लेवल पे जाके बात करें, और आपको पता है कि आप उसे कैसे समझा सकते हैं, तो आप समझाने के का गुर सीखें और समझाएं। थैंक यू सो मच। वक्त बड़ा मुख्तसर था, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं। किसी और दिन में सबीना में मौजूद रखेंगे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैसी होनी चाहिए, उसका माहौल कैसा होना चाहिए, टीचर किस तरह बात करे, पेरेंट्स किस तरह बात करें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ना टीचर्स और ना पेरेंट्स अपने घर का, अपने पर्सनल लाइफ का, किसी और फ्रस्ट्रेशन का, ऑफिस का, जॉब का, वो मीटिंग में ना लाएं, बिकॉज उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होती है, घर परेशान करके भेजते हैं। और डोंट डू दैट। अच्छा देखिए, इट्स अ साइकिल ना, टीचर्स को अगर घर से परेशानी है वो पेरेंट्स पे अगर निकाल रहे हैं, पेरेंट्स घर आकर वही फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल रहे हैं। ऑपोजिट भी है ना। फॉर एग्जांपल एज अ फादर, मेरे ऑफिस में कोई इशू है, मैं जाके टीचर से बात कर रहा हूँ, फिर टीचर बच्चे पे निकाल रही है, इट्स वाइस वर्सा। सब यहाँ चीज़ छोटी सी ऐड करना चाहूँगी। देखिए, अब जिस तरह भी आपने जिक्र थोड़ी पहले किया कि ज़माना अब इतना बदल गया कि हम वो वाली पेरेंटिंग जो हमारी हुई है हम बच्चों के साथ अब उस तरह नहीं कर सकते। ऑब्वियसली दौर बदल गया है, तो इस लिहाज से पेरेंटिंग भी चेंज होगी। वक्त बहुत मुख्तसर, बहुत शुक्रिया आयशा साहबा। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं सेहत के हवाले से। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि अगर आपकी
फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी। हम अक्सर फोकस कर रहे होते हैं जैसे हम खा पी तो सब रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक रह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ पे आएगा। एट द सेम टाइम हर वक्त अगर आप बीमार फील कर रहे हैं, आप फिट नहीं हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, उसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर। तो देखिए ये कनेक्शन जो है ना, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो हम अक्सर एक टर्म यूज़ करते हैं ना, माइंड बॉडी कनेक्शन, Yes. तो इस कनेक्शन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम आपने किस तरह से अपनी डाइट को बेहतर करना है। जो हम अक्सर कह रहे होते हैं ना कि आजकल हमारी बच्चियाँ बच्चे वो स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं रही। अक्सर हम कहते हैं अच्छा हम एकदम उठते हैं हमें चक्कर आ जाते हैं, या हमारे अंदर उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो आज ज़रा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आपके क्वेश्चन से आप भी हमें व्हाट्सएप करें। डिस्कशन को आज हम लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फिटनेस एक्सपर्ट हैं मारिया खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आपका इस ग्रेट अमेजिंग शो में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप इस फिटनेस की तरफ खुद कैसे आई कि यही रूटीन रखनी है, हेल्दी खाना है, कोई चीट मील करती होंगी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती होंगी, बड़ा मुश्किल नहीं होता ये? सो सवाल ये ना, जो मैं खुद कैसे आई, तो माई मेस इज़ माई मैसेज। ओके। तो आपको खुद वो उस डिप से आप गुजरते हैं और आपको पता चलता है आप अगर खुद इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल मेस में हैं, केओस में हैं, आप 10 साइजेस बिगर हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, आप खुद फील कर रहे हैं वो, और आप एक नेचुरल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि यार इसको मैं नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से कैसे अपने आप को रिवाइव करूं, कैसे अपने आप को हील करूं। तो स्टार्ट हुई थी कहानी यहाँ से। ओके। ऑलराइट, सो इट स्टार्टेड 15 इयर्स अगो, जहाँ पे और फिर आप जाते हैं सोल्यूशन ढूंढने और पता चलता है कोई आपको या तो ड्रग्स दे रहा है, कोई आपको सप्लीमेंट्स दे रहा है, कोई आपको कह रहा है इंजेक्शंस लगा लो, पता नहीं क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, सर्जरी करवा लो, सर्जरी करा लो, डॉक्टर्स आपको इस तरह के बातें इंडोर्स कर रहे हैं। अलमिया ये है, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो आप पता चलता है आपको कहते हैं सिर्फ एप्पल डाइट करनी है, बनाना डाइट करनी है, देयर इज एन आइस क्यूब डाइट, पता है आपको? आइस क्यूब डाइट? आइस क्यूब डाइट है। What's that? दैट इज आप पूरा दिन आइस क्यूब खाते हैं। ओह माय गॉड। हाँ, तो आप जाते हैं, आप कहते हैं एक सेकंड यार, एक सेकंड, ये सब क्या चल रहा है? हाँ। तो इसका कोई तरीका नहीं है जिसको हम सस्टेनेबल सोल्यूशन हम निकालें। सो इस खोज में मैंने जाके सबसे पहले यूएस से फिटनेस की, न्यूट्रिशनिस्ट की डिग्रीज कर ली, ओके। अपने आप को ठीक करने के लिए। ओके। The right way. अगर आप शेयर करना चाहें कि वेट क्या था उस वक्त, उस जिस वक्त आपने सोचा कि नहीं मुझे इसको करना है? वेट से ज़्यादा ना, आई वॉज लाइक 10 साइजेस बिगर, लाइक ऑलमोस्ट 10 साइजेस Okay. बिगर, या Oh. और मेरा लाइक, और वो आपके ऊपर ना नॉर्मली आपको पता लगता है कि शायद आप खा ज़्यादा रहे हैं। एक और जो मिसकंसेप्शन है, एक और जो मिथ है, लोग समझते हैं ये जो जितने भी ओवरवेट लोग हैं ना वो खाते ज़्यादा हैं। Yes, वो ये बेचारे बिल्कुल है। वो बेचारे ना 13 साल में मैंने 13,000 लोगों की, एक तो मैं खुद थी, मगर उसके बाद मैंने 13,000 से ज़्यादा लोगों की नेचुरली जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें मैंने उनकी स्टडी की। आई गेव देम, मैंने उन्हें ना एक लॉग बुक दी कि आप जो खाते हैं उसको आप लिखें, तो आपको पता ये चलेगा कि 99% लोग तो वो जो बेचारे ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, वो खाते ही नहीं हैं। उनके तो हेल्थ कंडीशंस होती हैं ना। वो बेचारे खा ही नहीं रहे इस साइकोज़म में कि मेरा वज़न ज़्यादा है, तो पता चलता है कि वो पहले ही बहुत कम खा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी स्टारवेशन मोड में चली गई है। सो ये जो हमारी बॉडी है, ये एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है। सो जब इसको आप खाना नहीं देते ना, तो उसको लगता है बिलियंस ऑफ ईयर पुरानी प्रोग्रामिंग है ना, तो उसको लगता है कहत आ गया, फेमीन आ गया, तो वो जो बॉडी के अंदर फैट होता है ना, वो उसको होल्ड ऑन करने लग जाती है, वो उसको जाने नहीं देती। सिमिलर आपने देखा होगा सोमालिया के बच्चों की इमेजेस, हड्डियां निकली होती हैं उनकी, बट यहाँ से एक पेट बिल्कुल, उनका बिल्कुल, होता belly है। उनका, वाई yes. वो फेमीन कहत ज़्यादा होते हैं, मगर उनका पेट पे फैट सारा स्टोर हुआ होता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। अच्छा, और जो लोग इस तरह की डाइट पे चले जाते हैं, आइस क्यूब्स तो मेरे लिए बहुत नया It was so new for me. एग्जैक्टली कि ये कैसे लोग कर लेते हैं, और रिकमेंड करने वाले कौन लोग हैं आखिर। लेकिन कुछ लोग जो कि खाना बहुत ही कम कर देंगे, एप्पल डाइट पे चले गए, बनाना डाइट पे चले गए, या इस तरह से हमने ऑलरेडी कार्ब्स को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने दिन में। लोग जब वेट लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वेट लॉस की तरफ वो जाते हैं, क्या वो उतनी जल्दी वेट गेन करते हैं फिर? एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया, जुगाड़ इस्तेमाल किया, काम करेगा वो शॉर्टकट, शॉर्ट टर्म में काम करेगा,
और जैसे ही उस शॉर्टकट को आप, ऑब्वियस सी बात है, आप आज रोटी छोड़ दें, कब तक छोड़ेंगे? 3 महीने, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल। आप खाना पीना छोड़ दें, ठीक है, डन। आप 3 महीने 6 महीने तक सस्टेन कर पाएंगे उस लाइफस्टाइल को, फिर आप वापस आएंगे, और जैसे ही वापस आएंगे आप डबल गेन करेंगे, रीगेन करेंगे। इसके अलावा आपका जो बोन की डेंसिटी का लॉस होगा हर 10 साल बाद, लाइक हर 10 साल के डेकेड पे हम अपनी बोन डेंसिटी लूज़ करते हैं, हम अपना मसल मास लूज़ करते हैं। वक्त के साथ हम छोटे नहीं हो रहे, बड़े होते जा रहे हैं, हमारी एज बढ़ रही है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, हमारे मसल वीक हो रहे हैं और फैट डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। तो ये शॉर्टकट तो आपने अपना लिया, आपने अपनी हड्डियों को भी डिप्लीट कर दिया, आपने मसल को भी डिप्लीट कर दिया, सारा कुछ आपने नाकिस आपने तौर तरीका इस्तेमाल कर लिया, फ़ाइन। शॉर्टकट में आपका वज़न भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, मगर आपने जो हड्डियों का नुकसान किया, अपने मसल्स का नुकसान किया, अपनी सेहत का, अज़ा का जो नुकसान किया, वो आप रिप्लेस कैसे करेंगे? और सवाल ये मेरा ये लॉन्ग है। टर्म एक डैमेज है जो कि आप अपने आप के साथ अब करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं मारिया कि अगर वो रोटी छोड़ देते हैं तो बहुत चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। अगर वो कार्ब नहीं ले रहे होते, वेट लॉस की तरफ से जा रहे होते, लेकिन फोर्स कर रहे होते हैं उस चीज़ को अपने ऊपर, लोग कहते हैं कि जैसे ही वो रोटी खाते हैं उनका माइंड जो है वो अच्छे से एक्टिव भी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम कोई काम नहीं कर पाते अगर हमने रोटी छोड़ दिया। दैट इज़ सो ट्रू। और रोटी जो वीट है, जो मल्टीग्रेन, मतलब चक्की के आटे की रोटी हमारा स्टेपल फूड है, और ये बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि हमारी नर्चरिंग अगेन इतने एक बिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारी जीन्स, ब्रेड चाहिए उसे, रोटी चाहिए। तो जब आप ये नहीं खाते, एक और चीज़ है कि जो कुछ भी हम खाते हैं ना, उसका 35% पहले हमारे ब्रेन को फ्यूल करता है। तो कार्ब्स ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। आपको एनर्जी कैसे आएगी, आपके अंदर ताकत कैसे आएगी जब आप फ्यूल ही नहीं करें? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी के आपने ना उसका बस उसे आप ज़बरदस्ती चला रहे हैं, पिंजर हिला दिया इंजन पे, एग्जैक्टली, हाँ, मुझे थोड़ा वर्ड्स ना कैलकुलेटेड इंजन पिंजर आपने हिला दिया गाड़ी को, आपने ना बस आप उसके ऊपर ज़बरदस्तियाँ कर रहे हैं कि ये चले, और आप उसको फ्यूल नहीं दे रहे, आप उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डाल रहे, आप ट्यूनिंग नहीं करा रहे, उसका मेंटेनेंस होता है वो नहीं करा रहे, और आप नाकिस खुला तेल गाड़ी में डाल रहे हैं। लाइक ये जो हमें एक ही गाड़ी मिली है, ये हमें बचपन से लेके अहद से लहद तक है ना, कब्र तक पहुंचाएगी, अगर यही है मेरे पास और कुछ नहीं है। और सबसे कहते हैं सबसे जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना, वो वही है जो कि आप अपने ऊपर करते हैं, अपनी हेल्थ पे आप करते हैं। जान है तो जहान है, किसी वजह से कहा जाता है। अब जरा शुएब, जरा हम बात करते हैं ख़वातीन के लिए बताएं, मर्दों के लिए भी बताएं कि बैलेंस्ड डाइट आप किसको कहती हैं, कि आज का अगर एक दिन है उसको कैसे शुरू किया जाए, क्या क्या खाया जाए, कितने गैप्स होना चाहिए? मैं वेट लॉस के पर्सपेक्टिव में, फिटनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। सो ट्रू। सो इस गाड़ी को मील्स चाहिए, आपको ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, इसके दरमियान में स्नैक्स चाहिए। अल्लाह की, अगर मैं इसको सिंपल आसान कर लूँ ना, बहुत से लोग बड़ी मुश्किल अल्फाज में बातें करते हैं और उससे फ़ायदा नहीं होता जनरल पब्लिक का। सो अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़, वेजिटेबल्स, फ्रूट, बादाम, पिस्ते, रोटी, सब चीज़ जो है वो हमारी बॉडी को चाहिए। नाश्ता, बहुत पुरानी कहावत है, मेरी दादी बादशाहों की तरह नाश्ता जो है ना बादशाहों की तरह। और अगर आप देखेंगे ना, किसी से भी आप अपने इर्द गिर्द पूछ लें, मैं तो 13 साल से हर किसी से पूछती हूँ, पता चलेगा बहुत से लोग करते ही नहीं नाश्ता। यहाँ पे आपको ना 100 में से 90% पॉपुलेशन ऐसी मिलेगी जो नाश्ता कर ही नहीं रही, या अगर कर रही है तो कोई उसकी एक अंडे को वो नाश्ता समझ रही है, कंप्लीट मील। हाँ, एक अंडे को नाश्ता समझ रही है, और फिर उसके बाद या फिर लंच स्किप करी, और फिर मेजर खाना जो है ना वो डिनर में खा रहे हैं। तो नॉर्मली अगर आप चेक करें तो ये एक ना बिल्कुल गलत उल्टा चल रहा है। तो सीन ये है कि सुबह गाड़ी निकली, गाड़ी को आपने बिल्कुल इंजर पिंजर हिला दिया, उसको ज़बरदस्ती चला रहे हैं उसे। आप रात को गाड़ी जब खड़ी की, आपने जाके उसको फिर लोड कर डाल दिया, सब कुछ डाल के खड़ी हो जा, हाँ, फ्यूल डाल के आपने उसको लोड कर दिया। तो अब उस वक्त जब आपकी बॉडी क्या होती है, कार्केडियन रिदम आपकी बॉडी की, अगर आप रात 12 बजे सोते हैं मिसाल के तौर पर, तो अगर आप रात 12 बजे सोते हैं, आपकी बॉडी को ना 6 घंटा पहले ना उसको पता है, उसकी एक रिदम बनी हुई है, वो कहती है कि ऑलराइट अब ना क्लोजिंग का वक्त आ गया है। वो सारे सिस्टम्स जो है ना वो फायर हो रहे होते हैं, वो कूलिंग की तरफ चले जाते हैं। तो उस वक्त जाके आप मेजर मील खा रहे हैं, आप
वो हजम ही नहीं होगा। नहीं होगा। वो जो हमें पहले खाना था और पूरा दिन गुजारना था ताकि हमारा बॉडी उसको कंज्यूम कंज्यूम करती। सो दैट इज़ द थिंग। और तो सारे अल्लाह का बनाया हुआ फूड अपनी डाइट में ऐड करें, दालें, सब्जियां, फल, चपाती, ये सब खाएं। बिल्कुल सही दो है। चीज़ें हमने जो है ना कम करनी है, तेल का इस्तेमाल ओके। और चीनी का इस्तेमाल। अच्छा, एक सवाल भी है व्हाट्सएप पे कि अगर अपनी ज़िंदगी से मीठा निकाल दें तो वज़न कम हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, कोई एक चीज़ हाँ। काम नहीं करेगी। ओके, आप भले वो कोई एक मेरी भी वीडियो उठा के कहना कि ये बात है, वो भी काम नहीं करेगी। ठीक है। आपको अगर वाकई में बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप को मैं कहूँ कि बस हाँ मैथ ज़रूरी होती है, सिर्फ मैथ पे फोकस करो, बाकी कुछ बाकी फ़र्क नहीं सब में F पड़ता, आएगा। तो बाकी सारों में आप फेल हुए हुए हैं। Yes. आपने रियाजी में 100% नंबर भी ले लिए हैं, Doesn't count. आप फेल हैं। तो आपको इंग्लिश, उर्दू, साइंस, माशरती उलूम, ये सारे जो है ना इस पे फोकस करना है, इन्हें भी पास करना है। तो जहाँ पे भी आपके पास ये वीडियोस हैं ना सोशल मीडिया पे, बहुत अजीब व गरीब चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, पता चलेगा आपको, वो कहेंगे पता नहीं इसमें कलवंजी डालो, फिर इसमें मसाला डालो, फिर इसमें काली मिर्च डालो, फिर इसमें तेज़ाब भी डाल दो और फिर पी लो, और फिर तुम्हें ना फिर मौत भी नहीं आएगी। मारिया, यकीन जाने जो आप मतलब- बात कह रही है ना, ये लोग कर भी कर जाते भी। हैं, उसके बाद साइड इफेक्ट्स होते हैं तो डॉक्टर के पास भागते हैं। हमारे साथ तो ये हो गया। सो ट्रू। और वो इस तरह की बात कोई एक वीडियो बना देगा, ये जो कोई भी ये कर रहा है आपके साथ ना, जो भी इस तरह की वीडियो बना रहा है, और फिर आप उसको देखेंगे, लोग उसे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे और अडॉप्ट कर रहे होंगे, कोई एक चीज़ आपको चेंज नहीं इसमें करेगी। एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं कि कुछ वीडियोस ऐसी भी मैंने देखी, उसमें कहा जी कि सुबह आप सिर्फ जीरे वाला पानी पीना शुरू कर दें, निहार मुंह जीरे वाला पानी पीना शुरू कर दें, आपका वजन गिरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप भले पिज़्ज़ा खा लें, समोसा खा लें, आप उसके बाद पूरा दिन वो फ्राइज खाते रहें, कुछ भी नहीं होगा। वो हेल्प आपको जरूर करेगा, बट ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप जो है अपना सब कुछ जारी रखें और आप कोई एक चीज़ भले अगर वो कोई ना, मैं सबको कहती हूँ, अगर वो मेरी भी कोई एक टिप है ना, वो काम नहीं करेगी। ओके, आपने होलिस्टिक अगर अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच, अगर आपने अपने आप को इसी जिस्म के अंदर, मेरा दिमाग भी है, मुझे उसको ऑप्टिमल लेवल पे रखना है, इसी के अंदर मेरा दिल भी है जिसको मैंने हार्ट अटैक से भी बचाना बिल्कुल। है, मैंने अपने मुझे कैंसर से भी बचाना है। सबसे पहले तो मैंने अपने आप को ये करना है ना, मुझे कैंसर से बचाना है, मुझे अपने हार्ट को बेहतरीन सिचुएशन में रखना है, मैंने अपने दिमाग को तकवीत देनी है, और मुझे साथ में चुस्त तंदुरुस्त भी रहना है। इस सब के लिए आपको एक चीज़ नहीं, कम से कम 100 चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इसी को मद्देनज़र रख के फिर मैंने क्या किया कि एक 100 डेज सीरीज़ स्टार्ट की है कि Okay. आप कुछ भी ना करें, आप डेली बेस पे, और ये मुश्किल नहीं है, सोच के बंदा समझता है कि अच्छा यार पता नहीं अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। आप डेली बेस पे सिर्फ एक अपने साथ अहद करें कि यार मैंने ना, चलो अपने आप को डेवलप करने के लिए इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फिज़िकली मैंने सिर्फ 1% काम करना है, सिर्फ 1%, कोई एक चीज़ करनी है। आज से मैं पानी नहीं पी रही, मैं आज से ना 2 लीटर पानी पीना शुरू करूँ, बस आज के दिन में ये कर लें, ये डेवलपमेंट है, ये प्रोग्रेस है। तो आप डेली बेस पे अगर आप कहें ना, छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड कर दें आपका जो भी गोल है उसको, 100 डे का स्प्रिंट दें उसको। ज़िंदगी में आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, प्रोफेशनल गोल है, पर्सनल गोल है, फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल गोल है, आप 100 डे का स्प्रिंट दें, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करें, उसके बाद लाइफ आपकी बेहतरीन ट्रैक पे चल पड़ेगी। सो 1% एफर्ट करें एवरी सिंगल डे। 100 डेज में आप 100% चेंज हो वही जाएंगे। And आपकी it's- हैबिट जो है वो आपको Develop हो करना जाएगी, शुरू हो जाएगी। absolutely मारिया, वक्त nice. मुख्तसर था, लेकिन बड़ा अच्छा बताया 100 बहुत days का। अच्छा टॉपिक आपने 100 हमने days। बड़ी मजे की, मुझे लगता है हमने डिस्कशन भी कर ली, बिकॉज ये इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो देखें सोशल मीडिया पर उसको फॉलो ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much for having me. एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं जो कि एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं और उसके बाद डायरेक्शन की तरफ भी उनका बहुत रुझान है। बड़े ज़बरदस्त ड्रामाज हैं जिनको डायरेक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त सुपर हिट ड्रामाज हैं जो आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किए, उनमें वो एक भरपूर किरदार भी निभा चुके हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि एक किरदार में ढल जाना और उसके बाद वो निकलना किरदार उससे, जब फिर दूसरे किरदार में जाना। है ना, और वो किरदार शुएब जो कि
एक्चुअली लोगों को याद भी रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़्यादा किरदार की जीत ये होती है कि जब लोग आपकी शख्सियत को भूल जाएं और उस किरदार के नाम से आपको पुकारना भी शुरू कर दें। सो जिस तरह आपने खुद कहा कि बहुत से किरदार, फिर किरदार से निकलना, दूसरे किरदार में जाना और किरदार बनाना भी है। उनका असल नाम, असल किरदार में इस वक्त मौजूद है। वकास शहजाद आज हमारे साथ मौजूद है। ही इज एन एक्टर, ही इज अ डायरेक्टर, आज साथ मौजूद। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। आप वकास, कैसे हैं? कैसे एक्टिंग डायरेक्शन की तरफ कैसे आए? वैसे तो मुझे शौक एक्टिंग का था। एक्टिंग का था। अनफॉर्चुनेटली मैं आया एज एन एक्टर था, लेकिन ये कि हमारे यहाँ होता क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी बड़ी कम मिल रही होती हैं एज एन एक्टर को। एक तो एकेडमीज़ भी नहीं है एक्टिंग की, तो करते करते प्रोडक्शंस में आया, तो साथ साथ एडिटिंग और एज एन एडी काम करता रहा, फिर डायरेक्शन में आ गई। और फिर साथ साथ मौका आपको एक्टिंग का भी मिलता गया और आपने कहा जो जो मिल रहा है एंजॉय करना चाहिए काम को। मुश्किल होता है कि जिस तरह आपने खुद का आपको शौक था एज एन एक्टर के एक्टर बनना है, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि छोटे होते से आपके आसपास के लोग कहना शुरू करते हैं आप बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, एक्टर, और वो भी हीरो में आना है सबसे पहले, हीरो करो, हीरो बनना है, मैंने हीरो बनना है, तो वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आता है अच्छा मैं बन सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि मौका नहीं मिल रहा होता, ये कितना बड़ा चैलेंज है? पाकिस्तान में और इवन खैर दुनिया में ऐसा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा इसलिए कि यहाँ पर एकेडमीज़ नहीं है जिसमें आपको सिखाया जाए, कोई सीखने का मौका मिले। कैमरे के सामने जितना आप आएंगे उतना आप ग्रूम होते जाएंगे। ठीक है। तो ये एक अलमिया है कि जिसमें लोग जो जिनके पास सिफारिश नहीं है वो थोड़ा मुश्किल से आगे आ आपको लगता है कि सिफारिशी कल्चर बहुत ज़्यादा है इसमें एक्टिंग वाली फील्ड में? वो तो है। तो खुद कैसे आए सिफारिश पे? नहीं, मैं सिफारिश पे नहीं आया। हाँ। मैं थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा हूँ। ओके। और बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी जा रहा हूँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने प्रोजेक्ट्स किए उसमें एज एन हीरो वाला कैरेक्टर मैंने कम किया है, लेकिन कैरेक्टर एक्टिंग वाला मौका मुझे ज़्यादा मिला है, जिसमें एक्टिंग का मार्जिन बहुत होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए उसमें मुझे मज़ा बड़ा आया। उसमें वो नहीं था कि बाल बने हुए हैं, बड़ा टिप टॉप आए हुए स्क्रीन पे, उसमें जिस तरह नेचुरल जो रिक्वायरमेंट है उस कैरेक्टर की, अच्छा ये शलवार कमीज है, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है वो, लेकिन उसमें अच्छा लगता है। अच्छा ये बड़ी अच्छी आपने बात की, और अक्सर जो डायरेक्टर्स आते हैं वो यही बात कर रहे होते हैं जी, एक्टर्स ये कह रहे होते हैं जी हम प्यारे लगने चाहिए, लेकिन वो कैरेक्टर की जीत जिस तरह शोएब ने बात की वही होती है कि आप उस किरदार में नजर आए, लोग आपको उस किरदार के हवाले से याद रखें। जिस तरह आप अभी रियल लाइफ में पहचाने नहीं जा रहे, वाकई में जो आपने जो किरदार निभाए वो आप उन्हीं कैरेक्टर में आप बहुत अच्छे से आपने उनको अब्जॉर्ब किया और ख्याल नहीं रखा कि बाल कैसे बने हुए और वैसे कैसे लग रहे हैं आप। अच्छा ओवरऑल अभी जो इस वक्त यंगस्टर्स देख रहे हैं वो कहते हैं जी अच्छा हमें एक्टिंग की तरफ आना है, और ये जो मैंने पहले बात की थी कि हम कहते हैं जी हमें पहले हीरो का रोल चाहिए, अब छोटे रोल से स्टार्ट करना कोई नहीं चाह रहा था, हमारी यंग जनरेशन। सही बात है। उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरह से वो स्टार्ट करें, क्या टिप्स हैं उनके लिए? वैसे आपको बेसिक से आना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं इंडस्ट्री में, जो डायरेक्ट जब एज एन हीरो आ जाते हैं तो वो चंद ही प्लेस में नज़र आते हैं, एक दो प्लेस में नज़र आते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई होती, उनको कैमरा टाइमिंग का नहीं पता होता, और वो फर्स्ट टाइम जब ऑडियंस भी देखती है तो वो कहते हैं यार ये कौन आ गया, इसको तो बोलना नहीं आ रहा। सो जो बेस, अगेन वही बात कि एकेडमीज़ तो है नहीं कि जिसमें सीखा जाए, तो आपने उसी तरह सीखना है कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना है। तो स्टेप बाय स्टेप में आपको खुद भी पता चलता है, सेल्फ जजमेंटल भी हो जाता है इंसान कि मैं मेरी उतार चढ़ाव किस तरह का होना चाहिए, मुझे मेरा तलफ़ुज़ कैसा होना चाहिए। सो मेरे ख़्याल में नीचे से ऊपर आने में ज़्यादा मज़ा भी आप सीख के आ रहे सस्टेनेबल भी है, हो। अब जब आगे भी जाते हैं, बट इसमें एक चीज़ और भी है, अब ज़रा दौर बदल गया है। हम ये देख रहे होते हैं कि अच्छा किसी की इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग अच्छी है, किसी की टिकटॉक पे फॉलोइंग अच्छी है, कोई वहाँ पे अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कोई क्लिप्स बना रहा है, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का ज़्यादा रुझान उनकी तरफ होता है। लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते। ओके। क्योंकि अब मैं अगर मोबाइल लेके बैठ जाऊँ तो मैं कोई 100 मरतबा रीटेक्स करके वो रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है। और मैं खुद डायरेक्टर हूँ, खुद मैं उसमें एक्ट कर रहा हूँ, सही है, खुद जज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ परफेक्ट हुआ, अब मैंने वो अपलोड कर दी। ठीक है। जब कैमरे के सामने आते हैं और जब आपके सामने क्रू होता है और आपके सामने लग बदल जाता है, खूबसूरत लड़की खड़ी होती है और उसको आपने रोमांटिक डायलॉग बोलना है,
तो फिर काम तमाम हो जाता है। अच्छा वैसे ये बात सच है कि कैमरा जो है ना वो जस्टिस कर देता है, वो इंसाफ करता है, Exactly, नज़र आ जाता है ऑडियंस को भी कि कौन अच्छा करे। लेकिन हाँ वो एक अलग बात है कि काम शायद मिलना सिफारिश की बेस पे जो आपने कहा जो भी होता है फेवरेटिज्म की बेस पे वो मिल रहा होता है, लेकिन ऑडियंस की पसंद नापसंद आपकी परफॉर्मेंस पे Exactly, डिपेंड करती ऐसे है, ही ये मैटर करती है चीज़। खुद किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, डायरेक्शन में या एक्टिंग में? वैसे तो दोनों में आता है, लेकिन आजकल कुछ एक्टिंग ज़्यादा फोकस्ड है और नेगेटिव कैरेक्टर में मुझे Okay. ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 2-3 किए। ठीक है। अभी मेरा एक ऑन एयर भी होने वाला है, तो उसमें मैंने एक बड़े भाई का कैरेक्टर किया है, और नेगेटिव की है। नेगेटिव किया है। ओके। सो उसमें मतलब मैं घर का, फादर की डेथ के बाद घर का सरबराह बना हूँ, और जो मेरी बहन है वो हीरोइन है। ओके। सो हर वक्त डांट डपट, और गॉट इट। घर में जो कोई आ रहा है, चाहे वो जो भी है स्टेटस वाइज, राइट। उसको मैं सुना रहा हूँ, ठीक और है। मैं लॉजिकल, मैं ठीक भी हूँ, ओके। मैं कोई गलत भी नहीं हूँ, तो तरीका लेकिन है गलत है। नेगेटिव। है नेगेटिव है है। नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव रोल एक्सेप्ट करना आसान होता है? आसान तो नहीं होता, लेकिन ये है कि जाहिर है अगर तो वो कामयाब हो जाए, ठीक है। अगर आपको लोग बुरा भला कहना शुरू कर तो दें, इसका मतलब कैरेक्टर जीत गया। कैरेक्टर जी। लोग लेकिन कहते हैं वैसे अगर कभी अक्सर एक्टर्स आके कहते हैं ना हमें मार्केट में या सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं कि इनबॉक्स आना शुरू हो जाते हैं कि लोग वाकई नफरत ऐसे का ही, इजहार कर रहे नफरत होते हैं। नफरत So का ये इजहार होता है करते आपके हैं। साथ हाँ भी? होता है। सबसे बुरा क्या किसी ने कहा मुनासिब जो हम बता सकते हो यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दो। मतलब खैर अभी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ नहीं है ज़्यादा वाला, लेकिन अभी होने वाला है शायद। इस कैरेक्टर के बाद हाँ, होने इसके वाला है। कैरेक्टर के बाद होगा। ओके। ये होता है कि अच्छा किसी को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर मिले, जैसे नेगेटिव कैरेक्टर की हम बात करते हैं, तो फिर तवातुर से उसे उसी तरह के कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसे वो तोड़ना पड़ता है अपना उस पर्सोना कि नहीं मुझे कुछ और करना है ताकि ये बिल्कुल ये चीज़ डिटैच हो मेरे से। हाँ, मैं डिटैच वैसे नेगेटिव तो अभी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले जो ये पठान वाला था, जो मेरे ऊपर एक इम्प्रेशन बन गया था कि वकास जो है वो पठान की एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा होता है, तो मुझे 4 सीरियल्स में नॉन स्टॉप पठान का कैरेक्टर मिला। ओके। तो अभी रिसेंटली एक और ऑफ़र आई, मैंने मना कर दी, मैंने कहा नहीं भाई। क्यों वैसे एक दो करना या 3 कैरेक्टर अगर आप जिस चीज़ में आप बेस्ट होते हैं आपको उसी चीज़ के लिए तो उठाया जा रहा होता है कि इसमें लेकिन आप वो काम करें। छाप लगनी शुरू हो जाती है। छाप लग जाती है। तो हमारे यहाँ यही है कि एक जैसे ही बात कर रहे थे कि नेगेटिव आपको बैक टू बैक मिलना शुरू हो जाता है, तो अच्छी बात है आप करें, लेकिन उसमें एक चेंज भी आना चाहिए, फिर ताकि आप दिखा सकें कि नहीं आप दूसरा कैरेक्टर भी इक्वली गुड परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा कुछ एक्टर्स हम ये भी देखते हैं कि कुछ काम करते हैं, लीड रोल में नहीं होते, अदरवाइज वो काम कर रहे होते हैं, फिर वो काम जान के छोड़ते हैं, कहते हैं नहीं अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं ये रोल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं ये रोल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा काम कर सकूँ, मैं एक अच्छे रोल के साथ आ गया सकूँ, फिर वो उनको रोल मिलता भी, वो करते भी हैं। जी जी। ये अप्रोच ठीक होती है? हाँ, मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपको ना करनी आनी चाहिए। ओके। ठीक है, तो वो ना करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी वैल्यू बता रहे हैं कि मैं कुछ हूँ। सो जैसे मैंने अभी पठान कैरेक्टर के लिए ना की, मुझे 2 बड़े चैनल्स से ऑफ़र आई थी, ओके। तो लेकिन वो ना करने का थोड़ा सा होता है, दिल पे छुरियाँ लग रही होती हैं कि यार कितने बड़े चैनल को कितने बड़े इतने बड़े चैनल आ रही प्रोजेक्ट को आप होती है, ना लेकिन करें। स्टिल होता है कि उससे फ़र्क पड़ता है। फर्क वो पड़ता है। फिर लोग कहते हैं कि अच्छा हाँ ये इसको फिर हम कहीं और ट्राई करते हैं। ये अच्छा नहीं वैसे होता। बट दिस शोज के आपने अपनी एक चीज़ सेट की हुई है, गोल सेट किया हुआ है और आप उस क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कैरेक्टर जो आप बात करते हैं वो कैरेक्टर प्ले करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो अच्छा मैं मैं समझा कि आप कुछ पूछना नहीं, चाह रहे मैंने थे। कहा आप सवाल ओके फाइन, ये भी हो जाता है हमारे साथ। अच्छा कभी आप ब्लैंक होते हैं किसी वक्त एक्टिंग करते हुए? हाँ ये हो जाता है ना, सभी हाँ, किसी के मैं साथ तो ब्लैंक बहुत हो ज़्यादा जाए कि एक्टिंग कर रहे हैं, कोई सीन है, डायलॉग्स है, सब कुछ तैयार है, सेट इज एवरीथिंग रेडी, बट आप ब्लैंक हो गए। होता है समटाइम, अगर आपके सामने कोई बड़ा एक्टर आ जाता है तो तब समटाइम हो जाता है। किसके सामने आप ब्लैंक हुए? मैं बहुत पहले हुआ था, आज से कोई 6-7 साल पहले हुआ था, शबीर जान साहब के सामने। ओके। मतलब वो तो सामने आते हैं तो ऐसी एक हाँ, ग्रंजी फील आती पर्सनैलिटी है। ऐसी है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो गया कि अच्छा आपने घबराना नहीं है, तो मैंने फिर नुमान एजाज साहब के साथ भी काम किया, फैसल कुरैशी के साथ भी काम सबसे किया। ज़्यादा मज़ा किसके साथ काम करके आया आपको? सीनियर एक्टर्स की मैं बात करूं तो जिससे आपको लगता है कि बहुत अच्छी वाइब्स आपको आती हैं, आप सीखते फीमेल हैं। एंड मेल बोथ।
मुझे वैसे सबसे ज़्यादा मज़ा जो है फैसल कुरैशी के साथ ओके है और ही इज़ वेरी नाइस और बड़े फ्रेंडली हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो सीनियर एक्टर्स होते हैं वो एक वर्ड होता है सीन खाना, तो वो जब जूनियर आते हैं तो वो उनको थोड़ा सा साइड लाइन रखते हैं कि यार इसको तो कुछ डायरेक्टर नहीं सबसे आता। पहले करते हैं जी, हाँ, एक्टर कि तो मैं ऑलरेडी बड़ी ज़्यादा केमिस्ट्री हूँ। डेवलप होती है। हाँ, लेकिन फैसल भाई का सीन ये होता है, फैसल भाई कहते हैं कि यार क्या सीन अच्छा बनना चाहिए। हाँ। तो वो बहुत सारे सीन्स में मेरे ऊपर हाथ भी रख लेते थे हाँ। कि हमारा 2 शॉट बन जाए। ओके और क्योंकि वो केमिस्ट्री आपने व्यूअर्स को दिखानी है, तो ऑडियंस ये को देखिए, ये दिखानी है। बड़े एक्टर की बात होती है, बड़ापन हाँ, भी है। बड़ापन भी होता है। और तो उसी से फिर आपका प्रोजेक्ट भी बड़ा हिट जाता है। अगर आप सिर्फ ये कहें कि यार मैंने ही स्क्रीन पे आना है, बाकी एक्टर्स ना आए, तो फिर तो वो प्रोजेक्ट ही हिट नहीं होता, देखते भी नहीं लोग, क्योंकि आप ही आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फीमेल फीमेल में मेरे जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारी हैं। वैसे तो अज़ीका डैनियल के साथ मैंने काम किया था। ओके वो मेरे साथ एज ए लीड आई थी, सपोर्टिंग है काफ़ी, और एक्ट्रेस भी बड़ी अच्छी है, शी इज़ वेरी नाइस। तो अच्छा लगा, मज़ा आया था उनके साथ कोई काम ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ आप एज अ लीड रोल करना चाहें, कौन है वो? करके। रमशा के साथ है कि उनके साथ मैं करूं, और रमशा खान की बात रमशा कर रहे हैं। खान, और फिर हानिया आमिर, जो आते हैं ना, हानिया का नाम तो लाजमी लेता है। लाजमी लेता है। क्योंकि आजकल वो हिट हुई है ना। सबसे ज़्यादा हिट हुई माशाल्लाह, काम भी उनका इतना ज़बरदस्त काम है। भी आप अच्छा है। जो काम उनका देखें बड़े अच्छे अंदाज Exactly. से उसको कर भी हाँ, रही होती सही हैं। बात। और वो भी काफ़ी वो है, अपनी एक्टिंग में जान मारती हैं, अपने कैरेक्टर में, अपने सीन में जान मारती हैं, और अपने जो को एक्टर्स होते हैं उनके साथ अच्छा जेलिन होती हैं। वो उनका भी कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी फ्रेंडली अच्छा, होती वैसे हैं। सबसे ज़्यादा एटीट्यूड प्रॉब्लम आपने किसका देखा? आपको लगता है वो If जवाब you want to देंगे? name it. नहीं, आई थिंक इट्स ओके। नहीं, आपको लगता है वो नाम लेंगे? उन्होंने काम करना है अभी। फ्लो में वो नाम ले लेते हैं, अगर आप ना बोलते नहीं, I मैंने नहीं saved लेना था। मैंने नहीं लेना था। नहीं लेते। अच्छा, चेंज करते हैं सवाल, इसको इस तरह से कर देते हैं कि जो सबसे कम सपोर्टिव आपको लगा, सब न्यू रखते हैं। एग्जैक्टली कोई ऐसी एक्ट्रेस जो सबसे कम जो कि सपोर्टिव आपको आपको लगता लगी? है, नहीं, एक और दफ़ा चेंज कर देते हैं, जो कि आपको लगता है कि हाँ, अगर ये मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते या करती तो मेरा काम और बेहतर हो जाता, क्योंकि उनमें खुद काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। आप तो ना भी नहीं कर सकते। वो जो नाम जहन में आ रहा है वो ले लें। इट्स नहीं, ओके। बहुत सारे हैं। कोई एक नहीं। अच्छा, जो टॉप 3 है वो ले लें। टॉप 1 बता दें, बड़ी बात है। टॉप 3 बता दें, चले। खैर, इस तरह की सिचुएशंस में से तो गुजरते रहते हैं हम लोग, लेकिन कोई और सवाल है तो एक अच्छा एक्टर, उसकी डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है? अच्छा एक्टर, बीइंग अ पर्सन, सबसे पहली बात अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग आती हो ना आती हो, हाँ, ना आती हो, वो एक अलग Seriously, चीज़ है। बंदा ठीक होना चाहिए। बंदा ठीक होना चाहिए, सीख तो आप लेते हैं। सीख तो क्या आप लेते बात हैं। है, जबरदस्त। और ये है कि आप एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिकली ठीक है। चीज़ें अडॉप्ट कर ही लेते हैं। एक्टर की अगर देखी जाए तो सबसे पहली आवाज़ में एक दम होना चाहिए उसका। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उर्दू अच्छी होनी चाहिए, उसमें तलफ़ुज़ ठीक होना चाहिए, और एक्टिंग वैसे होती आंखों से, आंखों की एक्सप्रेशन से। लेकिन ज़ाहिर है फिर हमारे यहाँ उर्दू सबसे प्रायोरिटी पे होती है कि उर्दू आपकी साफ़ हो और तलफ़ुज़ साफ़ हो, तो वो तो है, वो हो जाता नीड है, लेकिन आंखों में असल में तो एक्सप्रेशन। जिसकी आंखों से एक्टिंग हो रही है वो एक्टर आपकी नज़र में कामयाब है? नुमान एजाज। नुमान एजाज। बस We have so एक- many examples जो वाकई फैसल अपने कुरैशी। एक्सप्रेशन से एक्टिंग करते हैं। दैट्स ट्रू। बिकॉज़ थैंक यू, वक्त बड़ा मुख्तसर था। नाइस नोइंग यू, नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, में आपसे लेनी है इजाज़त, ब्रेक नहीं बल्कि लेनी है इजाज़त। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।